उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ताकतवर होकर के चुनाव लड़ता है और 2024 के चुनाव में झंडा गाड़ देता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए के नायक अवधेश प्रसाद अयोध्या में बीजेपी को हरा देते हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक नई उम्मीद की तरह देखी जाने लगी, मगर राज्यों के गठबंधन टूटते क्यों जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा और अब महाराष्ट्र, क्या राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में फेल हो जा रही है? क्या महाराष्ट्र चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के बीच गठबंधन का दाव पेंच कोई नई कहानी लिखता हुआ दिख रहा है? क्या महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन यानी महादुखी गठबंधन से टकरा कर लड़कर जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, या मध्य प्रदेश और हरियाणा का सबक भारी नहीं पड़ा? आज के वीडियो में गठबंधन की इस खेल के पीछे रणनीति क्या है और कूटनीति क्या है, इसका सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल ये परिदृश्य है कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर अयोध्या जिले के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा, जिसके विधायक अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आने वाले विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनते हैं, बीजेपी को अयोध्या हरा देते हैं और उनके विधानसभा सीट जब खाली होती है मिल्कीपुर, तो उस सीट पर चुनाव आयोग चुनाव कराने की घोषणा नहीं करता है। तकनीक की वजह किसी केस मुकदमे की बताने के पीछे विपक्ष का आरोप सीधे सीधे यह है कि इसकी एक राजनीतिक वजह ही है। यानी राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार अयोध्या के मिल्कीपुर जा चुके थे, वहां के बीएलओ तक के अधिकारी को बदल चुके थे, पूरे चुनाव को नियंत्रण में ला चुके थे, लेकिन एक ही साल में दोबारा अयोध्या हार नहीं सकते थे। इसलिए 10 उपचुनाव होने की बजाय 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश में कर दी गई। उसी समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा कर दी गई और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो कि हरियाणा के साथ हुआ करते थे वो नहीं हो रहे। अब उसके बाद पूरा फोकस महाराष्ट्र पर है। तो एक गठबंधन जो बना हुआ है महाराष्ट्र में, वह गठबंधन इंडिया अलायंस का है और इंडिया अलायंस के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सहयोगी अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के हैं। और इसकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि जिस दिन नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के हिस्सा होने से इनकार करते हुए गठबंधन तोड़ लिया था, उस दिन अखिलेश यादव के ऐलान से कि हम कांग्रेस को इतनी सीटें 11 सीटें दे रहे हैं, बाकी सीटों पर बातचीत करेंगे, इंडिया गठबंधन को बतौर गठबंधन एक ताकत दी थी, चुनाव लड़ने में ताकत दी, विचारधारा में ताकत दी, मुद्दों के साथ एक साझा केमिस्ट्री बनी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। उत्तर प्रदेश की रैलियों में आने वाले हुजूम से लेकर 4 जून 2024 को आने वाले परिणाम तक ने यह साबित कर दिया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में क्या गजब की केमिस्ट्री है कि वो बीजेपी को अयोध्या हरा सकती है और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें यानी आधी से ज्यादा सीटों पर इंडिया अलायंस का यह गठबंधन बीजेपी को चुनाव हरा देता है। और इस पूरे बातचीत के क्रम में राजनीतिक परिदृश्य जब बदलता है तो ऐसा लगता है कि यह पूरे देश में फैलेगा, आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होने वाली कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश वकिलेश, कमलनाथ की इस टिप्पणी ने मध्य प्रदेश में ठीक ठाक नुकसान किया।
उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो माना जा रहा था कि गठबंधन होगा, और गठबंधन के साथ परिणाम जब जुड़ गया तो उसे लगा कि आगे और मजबूत गठबंधन होगा। हरियाणा का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी दो चार सीटों पर दावेदारी करती है। गठबंधन में होने के नाते वो मांग करते हैं कि हरियाणा में, खासकर अहीरवार बेल्ट में, उन्हें उनके पीडीए को, उनके गठबंधन को साथ लिया जाए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लोकल लीडरशिप अखिलेश यादव का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है कहते हुए उन्हें गठबंधन से बाहर रखती है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सबको सुनाई देता है, बावजूद इसके अखिलेश यादव साफ घोषणा कर देते हैं कि हरियाणा में हम इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े रहेंगे। हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। चुनाव परिणाम आता है, एक हारी हुई भाजपा चुनाव जीत जाती है और एक जीता हुआ राज्य कांग्रेस के हाथ से फिसल जाता है। बीजेपी की रणनीति और साजिशों ने मिलकर के हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया। वहां जहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, लोग कांग्रेस को घर में घुसने नहीं दे रहे थे, चुनाव प्रचार करने नहीं दे रहे थे, प्रधानमंत्री की रैलियां कम हो रही थीं, लेकिन हरियाणा बीजेपी जीत जाती है। तो उसके बाद अखिलेश यादव पूरे संयम के साथ कहते हैं कि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। उसके बाद दो चुनाव फिर से आमने सामने खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, यानी 10 या 9 सीटों पर कह लीजिए, जो घोषित हुआ वो 9 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी यहां 3 से 4 सीटों पर दावेदारी करती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की लगभग 250-300 सीटें जो बन रही हैं, उनमें से समाजवादी पार्टी शुरुआत में तो 12 सीटों पर दावेदारी करती है, लेकिन बाद में उनके प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी लगभग 4 से 5 सीटों पर दावेदारी करते हैं कि जहां हम मजबूत हैं, बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में सपा का अलायंस हो, इसकी कोशिश दोनों तरफ से होती है। लेकिन अब देखिए हो क्या गया। उधर से सीटें मिलने के आसार घटते गए और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दबाव बढ़ाते गए। यानी महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी की तरफ से वो सीटें नहीं दी गई या अभी तालमेल नहीं बन पा रहा था, जैसे मैं जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे साझा कर रहा हूं, तो आज के बाद कल का दिन आखिरी है नामांकन का। यूं तो तकरीबन 245 से 50 सीटों पर महायुतीय गठबंधन, जिसे अखिलेश यादव महादुखी गठबंधन का तमगा देते हैं, वह गठबंधन लगभग 250 सीटों पर अपने कैंडिडेट को घोषित कर चुका है। हालांकि झगड़ा उनके घर में भी है। बीजेपी ने, आप मजबूरी में कह लें या रणनीति कूटनीति के जरिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट को ठीक ठाक मात्रा में सीट देने पर राजी होना पड़ा। लेकिन दूसरा खटपट उनके यहां केंद्र में मंत्री, उनके बड़े सहयोगी और एक छोटे दल रामदास अठावले का है, जो नाराज बताया जा रहा है। लगभग 10-15 सीटों पर अभी वहां भी झगड़ा हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठकों का सिलसिला है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता एक तरफ चुनाव में नामांकन करने जा रहे हैं, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने गठबंधन के दलों के साथ जो झगड़े 1-1.5 दर्जन सीटों पर बचे हुए हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, वो अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाने में लगा हुआ है। लगभग 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लगभग 80-85 से 90 सीटों पर उद्धव ठाकरे, और 70 सीटों के आसपास, अभी ये फिक्स आंकड़ा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी कुछ सीटों पर विवाद बचा हुआ है। और ऐसे में वो कोशिश की जा रही है, उद्धव ठाकरे को ये लगेगा पिछली बार हम मुख्यमंत्री बने,
सीटों पर कम चुनाव लड़ रहे हैं, और मान लीजिए कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियों को ज्यादा सीटें आ गई, तो क्या होगा? तो उस तरह से वो उद्धव ठाकरे को आगे करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट अपने मजबूत इलाकों में अपनी दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि महाराष्ट्र में उनकी जमीन मजबूत है, तो वो मजबूत जमीन को मजबूत तरीके से लड़ेंगे। लेकिन इस बीच में वो गठबंधन फिर से रहता दिख रहा है, जो समाजवादी पार्टी की कोशिश थी। अबू आसिम आजमी कई बार बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तालमेल और बातचीत नहीं बन पाती है। आज सुबह वो ट्वीट करके बताते हैं कि अयोध्या में पीडीए के नायक और बीजेपी को हराने वाले चेहरे अवधेश प्रसाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे हैं। दिन बचे नहीं, गठबंधन हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने इस बात के बाद ऐलान किया कि त्याग की कोई जगह राजनीति में नहीं होती। त्याग करने से एक दिक्कत ये आती है कि भाई अपनी राजनीतिक दल, अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, उनको संतुष्ट और सम्मानजनक स्थिति में रखते हुए ही कोई गठबंधन कामयाब होता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो कुछ हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सारे 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े जाने की घोषणा कर दी। बहुत संतुलन के साथ, संयम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उस गठबंधन को समर्थन दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि हम, जैसे हरियाणा में अखिलेश यादव ने बिना एक भी सीट मिले जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसका समर्थन किया, वैसे ही 9 सीटों पर साइकिल चुनाव निशान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने यूपी में कर दी। क्या उत्तर प्रदेश में जो तालमेल बना वो महाराष्ट्र में संभव है? इसके पीछे एक दो कहानियां छोटी छोटी और हैं जो जोड़ी जानी चाहिए। महाराष्ट्र एक राजनीतिक केंद्र के साथ आर्थिक केंद्र भी है। महाराष्ट्र में कोई भी सरकार में रहे, उसका एक प्रभाव, एक वर्चस्व, एक ताकत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर लिहाज से बड़ी अहम होती है। कांग्रेस पार्टी के सामने भी मुश्किल है कि उनको वो अकेले जीत नहीं सकते। वहां 2 क्षेत्रीय छत्रप थे, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। बीजेपी ने पिछले दिनों नोटबंदी के फायदे जो उठाए गए हैं इस देश में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने के बाद सांसद और विधायक खरीदने का, ऐसा बीजेपी पर आरोप विपक्ष के नेता लगाते रहे। उन्होंने पार्टियां ही तोड़ ली। चक्की पीसिंग वाले अजीत पवार मोदी जी के साथ में हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे थे भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जेल जाएंगे। एकनाथ शिंदे अपनी पूरी पार्टी तोड़कर सांसदों विधायकों के साथ बीजेपी के साथ में है। उस चुनौती के सामने एक मुश्किल यह है कि अगर गठबंधन के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं लड़ती है तो मुश्किल होगी। तो कांग्रेस गठबंधन चाहती है, लेकिन कांग्रेस छोटे दलों को उपेक्षित कर रही है। मिसाल के तौर पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व चाहेगा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में, एक बड़ी मजबूत पार्टी देश की राजनीति में, अखिलेश यादव जैसा सौम्य, सहज और दूरदर्शी नेतृत्व, वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहेगा। कांग्रेस पार्टी को भी लगेगा कि हर जगह इनको साथ में क्यों लिया जाए, वो अपना लोकल लीडरशिप आगे बढ़ेगी। तो वो चाहते हैं कि 1, 2, 3 सीटें कोई मिल जाएं तो ले लीजिए। दबाव डालने के लिए महाराष्ट्र में सबसे पहले चुनावी रैली अगर किसी ने की तो अखिलेश यादव ने की, और अखिलेश यादव ने 2-2 रैलियां महाराष्ट्र में कर डाली। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, दलित, पिछड़े, कामगार लोग, किसान परिवार के लोग बहुत ताकत में हैं, जिनका इमोशन समाजवादी है। इसलिए समाजवादी पार्टी अंततः उन 5 सीटों पर तालमेल बनाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से वह तालमेल अभी दिख नहीं रहा।
दिल्ली से लेकर के कई राज्यों के बीच में एक सुगबुगाहट ये सुनाई देती है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, बड़ा दल, बड़ी राजनीति, बड़े नैरेटिव के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों को एक साथ साधने की कोशिश करते हैं, मगर राज्यों के उनकी पार्टी के नेता ऐसे किसी भी नए प्रयोग को दिल बड़ा करके जगह नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश में सामने उसकी बानगी रही, हाल ही में हरियाणा में दिखी और अब महाराष्ट्र में दिखने को आमादा है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, गठबंधन का कोई औपचारिक ऐलान अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि उन 3 पार्टियों में गठबंधन का ऐलान हो चुका है और वो सीटों को घोषणा करके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में क्या महाराष्ट्र 2 या 1 सीटों से फर्क पड़ता नहीं है? 2 या 1 सीटों से नैरेटिव में फर्क पड़ता है, एकजुटता दिखाने में फर्क पड़ता है। इसीलिए रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को कोई बहुत प्रभाव न होने के बावजूद भी बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाए रखती है, क्योंकि उसे दिखाने के लिए कुछ चेहरे चाहिए जिससे वो दलितों को वोट लेने के लिए दलितों को दिखा सके, आदिवासियों का वोट लेने के लिए आदिवासी को दिखा सके, पिछड़ों का वोट लेने के लिए पिछड़ों को दिखा सके। बीजेपी गठबंधन को इस हद तक जाकर निभाती है कि गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी वो मंत्री बनाकर गठबंधन में शामिल कर लेती है। अपने नाराज संजय निषाद जैसे लोगों को भी संतुलन बना लेती है। जिस सीट पर संजय निषाद उत्तर प्रदेश में विधायक अपना रखे हुए थे, सुनने में आ रहा है कि उस टिकट की दावेदारी करने वाले नेता ने खुद संजय निषाद के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो आवेदन करने के नाम पर लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल संजय निषाद की हालत है। संजय निषाद बीच बीच में किसी और दल से मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी गठबंधन तो अपने दलों से कर लेती है, भले ही उनको इतना पंगु बना देती है कि वो कोई ओम प्रकाश राजभर या कोई संजय निषाद या कोई अनुप्रिया पटेल जैसे ही बचते हैं कि पद दे दिया, कमाओ और बीच बीच में कुछ बोलते रहो ताकि लगे कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन ताकत छीन ली जाएगी, और जिसके लिए अखिलेश यादव ने कहा बंटोगे तो पिटोगे। इसका संकेत अगली वीडियो में फिर मिलेगी। तब तक गठबंधन धर्म के लिहाज से महाराष्ट्र पर सबकी नजर है और देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी महायुति गठबंधन यानी महादुखी गठबंधन से कैसे चुनाव लड़ पाता है, और क्या अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जाते जाते फेल हो रही है। इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।